हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी साइंस की 9th क्लास में स्वागत है। तो इसकी एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखते हैं हम आज हमें अपनी साइंस के अंतर्गत देखने हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हमारे अध्याय 3 में आज लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है। तो देखिए, हम सबसे पहले हमें इसमें देखिए आज के दूसरे लेक्चर हमें पढ़ना है कि परमाणु क्या होता है। आखिर में वो कौन सी चीज़ है जो हमारी प्रकृति के अंदर पाई जाती है, तो जिससे क्या है हमारी प्रकृति में जो भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसे हम अपनी आँखों से आसानी से देख सकते हैं, आखिर में वो चीज़ क्या है जिससे मिलकर के वो इतनी बड़ी चीज़ें बनी हैं। तो हम आज इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर में हमें ये जानना है कि परमाणु क्या है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, जिनसे मिलकर के बहुत सारे मिलकर के मेरा पदार्थ बनता है, जिसे मैं परमाणु कहता हूँ। आज हमें उसी परमाणु के बारे में समझना है कि आखिर में परमाणु क्या होता है। देखिए, हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, क्या आपने कभी किसी इमारत या घर की दीवार को बनते देखा है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे मकान या किसी मकान की आपने इमारत को बनते हुए देखा है। तो उसमें देखो, किसी इमारत को जैसे मान लीजिए कि दीवार को बनते हुए देखा है। इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। तो देखिए, किसी घर की जो बनाते हैं, सबसे पहले हम उसकी एक दीवार बनाएंगे। ये बन रही है मेरी दीवार। तो मैं घर की बनाने से पहले सबसे पहले मैं उसकी दीवार बनाऊंगा, और दीवार को भी मैं बनाने से पहले ये देखूंगा कि मुझे उसमें इस्तेमाल किसका करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी दीवार को देख सकता हूँ। तो मेरी दीवार जो बन रही है, इस दीवार में ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ईंटें मिलकर के एक दीवार बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है मेरे पास एक ईंट और बहुत सारी ईंटें मिलकर के, क्या मेरी दीवार बना रही है। अब यह मेरी एक दीवार बन गई। अब दीवारों से एक कमरा, जब कई दीवारें मिल जाएंगी, एक दीवार मेरी ये मिल गई, एक दीवार ये, यानी कि एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये और एक दीवार ये। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 कई दीवारें मिलकर के क्या बना रही हैं, एक कमरा बना रही हैं। तो मैं यहाँ पर यह बात कह सकता हूँ कि कमरा क्या है। कमरा वह है जिसमें बहुत सारी दीवारें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी दीवारें मिल रही हैं, बहुत सारी दीवारों का एक एग्रीगेशन हो रहा है। ठीक, तो अब बहुत सारे कमरे, अब ये है मेरे पास क्या, वन रूम। तो वन रूम को बनाने में कितनी मुझे 4 दीवार का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पर 4 दीवार बनी। अब किसी घर को या किसी बिल्डिंग को बनाऊंगा, तो देखिए घर बनाने के लिए देखिए एक कमरा मेरा ये आ गया, ये है मेरे पास एक कमरा। तो यहाँ पर मुझे 4 दीवार, एक कमरा ये हो गया। उसके अलावा देखिए एक छोटा सा रूम ये हो गया, 2 रूम। उधर देखिए एक छोटा सा ये हो गया, 3 रूम। उधर देखिए एक ये हो गया बड़ा रूम। ठीक, तो 4 रूम। उसके अलावा ये आपकी बहुत बड़ी क्या हो गई, लॉबी, 5 रूम। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं तो मेरा घर, जो से मैं घर कहता हूं, तो मेरा घर कैसे बनना है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर एटलीस्ट 5 रूम्स का क्या है, एक एग्रीगेशन। यहाँ पर क्या है, 5 रूम। वहाँ पर मेरे 5 रूम मिलकर के एक घर बना रहे हैं। भैया घर है, घर के अंदर किचन भी है, घर के अंदर मेरी लैट्रिन बाथरूम है, घर के अंदर लॉबी भी है, घर के ऊपर एक गेस्ट रूम भी है, घर में बेडरूम भी है। तो घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर के मेरा क्या बन रहा है, घर। अब मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ, तो ये है मेरे पास घर। ठीक, अब एक घर कई कमरों से मिलकर के बन रहा है। अब एक कमरा कई दीवार से मिलकर के बन रहा है। अब एक दीवार कई ईंटों से मिलकर बन रही है। तो भैया मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इस घर की सबसे छोटी इकाई
मेरी ईंट है। तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि जो मेरा घर है, जो अच्छी एक बिल्डिंग है, एक अच्छा विला है, अच्छा मेरा बंगला बन के तैयार हो चुका है, हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि इस घर की सबसे छोटी इकाई मेरी ईंट है। हम यहाँ पर इतनी बात समझ गए, अर्थात घर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई मेरी ईंट है। तो ये चीज़ देखिए हमें क्या है, हम यहाँ पर ये बात समझ गए कि एक छोटी सी चीज़ जब बहुत सारी चीज़ में मिलती जाती है तो एक बड़ा घर बन जाता है। अर्थात घर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है, मेरी ईंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। अब हम आगे देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है, अर्थात आंटिल। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक आंटिल की, कि आखिर में जो चींटी होती है उसके भी घर के देखते हैं, उसकी घर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये है बहुत छोटी छोटी चींटी, ये है चींटी, ये है चींटी, ये देखो इसका घर है, ये है चींटी, 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 अर्थात ये क्या है, चींटी। अब चींटी का ये क्या है, एक आंटिल। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं चींटी जिस घर में रहती है, अपने घर में रहती है, तो उसने घर कैसे बनाया है भाई, बालू के छोटे छोटे कणों से, रेत के कणों से। तो यहाँ पर देखिए ये है क्या है, रेत। अब रेत कैसे मिला है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के, ठीक। तो जो छोटे कण हैं रेत के, छोटे कण किसके हैं, रेत के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मेरी चींटी है, उस चींटी का जो घर है, उस घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो रेत के कण, वो सैंड पार्टिकल्स, वो ग्रेन सैंड यानी कि बालू के कण, जिससे ये छोटे 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 बालू के कण मिल करके एक पाउडर बन गया, पाउडर से लिया उसने घर बना लिया। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, बॉबी की सबसे छोटी इकाई रेत के कण हैं। तो ये हैं वो रेत के कण जिनसे मिलकर के क्या मेरा बहुत सारा रेत बना है, और उस रेत को उन्होंने डिजाइन करके अपना क्या बना दिया है, घर। तो जिस प्रकार से घर की सबसे छोटी इकाई ईंट है और किसी आंटिल की सबसे छोटी इकाई मेरे क्या है, वो रेत के कण हैं। तो हम यहाँ पर यह समझे कि इन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के एक बड़ी चीज़ बन जाती है। तो उस बड़ी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पदार्थ। देखिए आज समझते हैं, अब और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए हम इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि सबसे छोटा कण अर्थात परमाणु, परमाणु वो होता है जो प्रकृति पाया जाता है, जो सबसे क्या है, सबसे छोटा कण है। अब उन सारे छोटे कणों को अगर हम मिला दें, अगर वो छोटे कण आपस में 1 2 3 4 करके मिल जाते हैं आपस में, तो भैया वो एक अणु बना लेंगे। तो वो क्या बना लेंगे, परमाणु आपस में मिलकर के अणु बना लेंगे। पहले क्या बनाएंगे, जैसे 1 2 या 3 कई परमाणु जब मिल जाएंगे तो वो क्या अपना इससे बड़ा क्या है मेरा अणु। अणु में 2 परमाणु भी हो सकते हैं, अणु में 3 परमाणु भी हो सकते हैं, अणु में 4 परमाणु भी हो सकते हैं। तो अब ये बहुत सारे जब अणु मिल जाएंगे, जब ये बहुत सारे अणु मिल जाएंगे, यहां पर कितने मिले हुए हैं, करोड़ों अणु। जब वो करोड़ों अणु मिल जाएंगे तो क्या है, एक बड़ी चीज बन जाएगी, और वो इतनी बड़ी चीज बन जाएगी जिसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये है भैया वो बड़ी चीज जिसे मैं पदार्थ कहता हूं, ठीक, मैटर। ये वो चीज है जिसे मैं पदार्थ कहता हूं। अब पदार्थ की, इस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरी, एटम। ये चीज है एटम। एटम सबसे छोटा है, अर्थात इस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ये है, ठीक। तो यहां पर यह सबसे छोटी इकाई। उसी प्रकार से चलो हम एक देखते हैं, ये है मेरे पास क्या, पढ़ने वाला भैया चौक, जो हमारा ग्रीन बोर्ड होता है हम उस पर पढ़ाते हैं। तो ये है मेरे पास क्या, चौक। चौक क्या है, काफी बड़ा है भैया, चौक काफी बड़ा है। मैं इस चौक को देख रहा हूं तो ये मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, और मैं बोल रहा हूं क्या है भैया ये चौक। अब क्या किया, अब मैंने उस चौक को घिसना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसे छोटा करके देख रहे हैं, तो घिसते 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 मैंने भैया चूरा बना लिया, अर्थात ये क्या बन गया, पाउडर।
उस चौक को घिसते 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 मैंने पाउडर बना दिया। अब उस पाउडर को क्या करा, अब मैं उस पाउडर को और घिसूंगा। अब मैं पाउडर को और घिसते 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 मैंने ऐसे कर दिया। तो मैं क्या किया, जैसे ही मैंने हाथों से ऐसे किया तो देखिए धूल के कण उड़ गए। भैया ये धूल के कण क्या हैं? अगर इन धूल के कणों को आप इकट्ठा कर दें तो ये पाउडर मिल जाएगा, और इस पाउडर को अच्छी तरह सीक्वेंस में मिला दें तो भैया मेरा चौक बन जाएगा। चौक क्या है, इसे आसानी से देख सकता हूं, इसे भी मैं देख सकता हूं, लेकिन धूल के कण इतने छोटे छोटे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। हमें क्या करते हैं, वो दिखाई नहीं देते। मान लीजिए कि एक कमरा है मेरा, और उस कमरे को हमने अच्छी तरह से आज साफ कर लिया। मैंने उसमें झाड़ू लगा लिया, मैंने पोंछा लगा दिया, मेरा फर्श बिल्कुल क्लीन कर दिया, अर्थात टाइल्स जो थी उस टाइल्स पर कहीं पर भी धूल नहीं है। मैंने अच्छी तरह से कमरे को साफ कर दिया। लेकिन मैंने जब 15 दिन के बाद कमरे को खोला तो भैया क्या हुआ, कमरा तो मैंने बिल्कुल साफ करके चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक, अब जब 15 दिन के बाद जब हमने उस कमरे को खोला तो मैंने झाड़ू लेकर जब उसे झाड़ा तो भैया मुझे कमरे में बहुत सारी धूल मिल रही है। आखिर में ये धूल कहाँ से आ गई? वो धूल इतने छोटे छोटे से कण होते हैं जो धीमे 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 क्या आते रहते हैं, इकट्ठे होते 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 और वो धूल का रूप ले लेते हैं। इतनी सारी धूल इकट्ठी हो जाती है कि हम उसे झाड़ देते हैं तो अब वो धूल के कण मिल करके क्या रेत बन गई। तो ये वो है जो धूल के कण जो हमारे आसपास खूब उड़ रहे हैं। हम रोजाना झाड़ू लगा रहे हैं, हम रोजाना पोंछा लगा रहे हैं, फिर भी वो धूल के कण क्या हैं, इन दीवारों पर, इस मेज पर, कुर्सी पर, इस डिजिटल बोर्ड पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वो धूल के कण क्या हैं, ये धूल के कण क्या है, बहुत छोटे। उनसे बड़ा क्या है, वो धूल जो मैंने बाहर निकाल दिया। उस सारी धूल को, उस रेत को मिला करके पानी में कुछ पदार्थ बना सकते हो, अर्थात मेरा रेत क्या बन गया, एक पदार्थ बन गया। तो इस चौक की सबसे छोटी इकाई है मेरे सबसे छोटे क्या है, धूल के कण, अर्थात ये क्या है, धूल के कण, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स। तो ये क्या है भैया, डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चौक, हम ये कह सकते हैं। तो ये है मेरे वो डस्ट पार्टिकल्स जो इस चौक की सबसे छोटी इकाई है। इन सारी को मिलाते 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 भैया मैं चौक बना दूंगा। तो यही देखिए, अब हम कह सकते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अब हम इस बात को यहाँ पर यह समझ गए कि भैया पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई मेरा परमाणु है। भैया परमाणु है सबसे छोटा, वो मिलता जा रहा है, एग्रीगेट होता जा रहा है, और होते होते बाद में क्या बड़ा पदार्थ बन जाता है, और वो पदार्थ जिसे हम आसानी से देख सकते हैं अब देखते हैं आगे एनसीईआरटी ने क्या कहा। अब देखिए एनसीईआरटी ने देखिए आगे कहा है, आगे है आंसर, परमाणु कितने बड़े होते हैं। भैया परमाणु कितने बड़े होते हैं, उस परमाणु को देखना, उसका साइज क्या है। तो देखिए परमाणु बहुत छोटे होते हैं भैया, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। धूल के कण इसमें चारों तरफ उड़ रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, बहुत छोटे हैं, उससे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी, अब कोई भी चीज ऐसी है जिसे मैं छोटी से छोटी उसे सोच सकूं, मैं उसकी कल्पना कर सकूं, तो मैं जिसकी कल्पना कर रहा हूं भैया उससे भी बहुत छोटे हैं, अर्थात इसका आकार क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब आकार बहुत छोटा है, देखिए लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। ये है देखिए भैया मेरे हाथ में पकड़ा हुआ कागज, ये देखिए इस कागज की शीट बहुत पतली है, बहुत पतली है इस कागज की शीट। जब मैं देखिए लाखों परमाणुओं को, ये देखो लाखों परमाणु, ये है मेरे पास क्या, एटम, ये क्या है मेरे पास, एटम अर्थात परमाणु। अब इस परमाणुओं को, लाखों परमाणुओं को मैंने समूह बना दिया है, लाखों परमाणुओं को मैंने चट्टे के ऊपर रख करके, ये देखिए लाखों परमाणु मैंने इकट्ठे के लिए
अब इन लाखों परमाणुओं को जब आप इकट्ठा कर लेंगे तब एक जो मेरा पतला सा कागज होता है उसकी जो मोटाई होती है उसके बराबर भैया मैं पहुंच पा रहा हूं। तो भैया हम यहां पर कह सकते हैं कि वास्तव में ही पदार्थ का बहुत छोटा क्या है, उसका बहुत छोटा साइज है भैया, बहुत ही छोटा है। इसी बात को देखो हम कह सकते हैं। तो सीट बनाने के लिए मुझे लाखों लग रहे हैं भैया, लाखों से ऊपर चले, करोड़ों में जाने तो कैसे होगा। परमाणु की माप, तो परमाणु की जो त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं। मान लीजिए कि ये है परमाणु, ये है इसकी त्रिज्या, ठीक। तो परमाणु की त्रिज्या को हम किस में नापेंगे, नैनोमीटर में भैया, बहुत ही ज्यादा। तो देखिए त्रिज्या मैंने ले ली नैनोमीटर में, तो 10⁻⁻9 मीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, ठीक। 10⁻9 मीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, ठीक। तो 1 मीटर बराबर 10⁻9। तो 1 मीटर के आप टुकड़े करते जाओ, एक है इसके टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने टुकड़े कर देंगे तब कहीं जाकर के उस नैनोमीटर में जाके हम पहुंचते हैं। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं 8-10 मीटर की जो त्रिज्या होती है वो किसकी है भैया, हाइड्रोजन परमाणु की। 10⁻9 ये मेरे जल का जो अणु होता है, एक अणु, हम बात कर रहे हैं केवल एक अणु की, ठीक। जब एक अणु मिल जाएगा जिसमें हाइड्रोजन के मुझे 2 एटम मिल रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा, तो मिलकर के क्या वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो मैं उसके साइज को अगर लेता हूं तो 10⁻9 मिलती है उसकी त्रिज्या। 10⁻8 हीमोग्लोबिन के एक अणु का होता है, 10⁻4 रेत के कण के होते हैं। ये है मेरे क्या, रेत के कण, सैंड पार्टिकल्स। 10⁻1 चींटी और 10⁻1 मुझे देखने के लिए मिलता है सेब का, जो कि हमारी NCERT में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भैया साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा है। इसकी कल्पना बहुत कम कर सकते हैं हम, कल्पना तो कर ही नहीं सकते हैं। जब परमाणु का आकार इतना छोटा है, जब परमाणु का आकार इतना छोटा है कि हम इसे अब नगण्य मानेंगे, अब इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। भैया आकार इसका छोटा है तो हम इसे क्या नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अर्थात न के बराबर। तो हम इसके बारे में सोचा क्यों भाई, जब इतना आकार छोटा है, इतना छोटा है कि मैं उसे नगण्य मान सकता हूँ, नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, लेकिन हम इसके बारे में सोचा क्यों भैया, सोचना पड़ेगा भैया, हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। क्यों हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा विश्व है वो परमाणु से मिलकर है। भैया हमें सोचना तो मजबूरी है, हमारा जो पूरा का पूरा जो विश्व है वो क्या है, इन्हीं परमाणुओं से मिलकर के बना है। आज ये भी चीज क्या है, एक परमाणु से मिलकर बनी है। डिजिटल बोर्ड क्या है, ये भी मेरे किसी न किसी एटम से मिलकर के बना है। आज ये क्या है मेरे सामने, एक पदार्थ है, लेकिन ये क्या है, किसी न किसी से मिलकर के बना है। तो इसी के बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही है ना, वो भैया परमाणु से मिलकर बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, हमें खूब मालूम है, हम परमाणु को देख नहीं सकते, हमें खूब मालूम है, हम देख नहीं सकते, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है। मैंने कहा नहीं, हम कमरे को साफ करते कितना भी साफ करें, जब मैं 10 दिन बाद खुलता हूँ तो मुझे धूल मिलती है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ भैया, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, परमाणु हैं, यही तो कहा है NCERT में, फिर भी यहाँ विद्यमान है, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। हमारी प्रत्येक क्रियाकलाप, हमारी कोई भी एक्टिविटी जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है परमाणुओं का। परमाणु क्या पड़ रहा है, हमें इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम आज के समय पर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्तित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से लिया गया एक चित्र है सिलिकॉन का, ठीक, एक सिलिकॉन का एक प्रतिबिंब है। अब हम सिलिकॉन की जो इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे रही है जिसमें इनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई दे रही है। भैया एक बहुत ही आधुनिक टेक्निक, एक आज के समय की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जितनी भी मशीन है, हैवी से हैवी मशीन से जब हमने देखा तो मुझे सिलिकॉन की दिखाई। तो यहाँ पर सिलिकॉन को हमने देखा सबसे पहले।
सिलिकॉन की लेयर छोटी करते गए, छोटी करते गए, छोटी करते, उसकी लेयर हमने इतनी छोटी कर दी। अब हम उसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। जिस प्रकार से हम किसी प्लांट्स की स्लाइड देखते हैं, जैसे किसी एनिमल की स्लाइड देखते हैं, हम उसे इतनी छोटी करते गए, इतनी छोटी करते, और इतनी हैवी मशीन थी कि वहां पर मुझे अब यहाँ पर जो चकत्तेदार दिखाई दे रही है, ये क्या है, मुझे इसमें एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एटम्स मुझे कब दिखाई दे रहे हैं भैया, जब मैं यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन को यूज कर रहा हूं। मैंने बहुत पतली लेयर है, बहुत ही ज्यादा पतली लेयर को मैं देख सकता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं कि भैया परमाणु इस प्रकार से मिलकर के बना है। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर में परमाणु के बारे में, परमाणु जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी देखिए हमें परमाणु मिले, तत्व मिले, तत्वों को किस प्रकार से जो मिल रहे हैं उन्हें किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, उसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, समझने के लिए उसकी एक भाषा होती है। भाषा क्या है? अगर मैं बात करता हूँ रासायनिकी भाषा की, तो सबसे पहले मैं भाषा, हमें उर्दू पढ़नी है तो उर्दू के सिंबल होने चाहिए। उन सिंबलों को कैसे मिलाया जाता है तभी तो मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। मुझे चाइनीज भाषा पढ़नी तो चाइनीज के सिंबल होंगे, उन सिंबल को देखता हूँ। मुझे इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के सिंबल होंगे। मुझे गणित पढ़ना है तो गणित के सिंबल होते हैं। अर्थात भाषा क्या है, अगर तब भाषा नहीं होगी, उसके सिंबल नहीं होंगे, तब तक मैं उसे नहीं पढ़ सकता। हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, भाषा वह होती है जिससे हमें किसी का ज्ञान होता है। भैया जब तक भाषा नहीं होगी, उसके सिंबल नहीं होंगे, हमें किसी के बारे में ज्ञान नहीं मिल पाएगा। यह भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम चिन्हों से भी प्रदर्शित करते हैं। भाषा को हम चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि मुझे गणित की भाषा का यूज करना है तो मुझे इन अंकों का यूज करूंगा। भैया ये गणित के चिन्ह हैं, देख के बता देंगे कि गणित की भाषा है, इसमें गणित की भाषा में बात करनी है। भैया मुझे अंग्रेजी में कुछ देखना है, पढ़ना है, तो भैया ये अंग्रेजी के चिन्ह आ गए। अब भैया बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की यहाँ पर, तो भैया केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें उसकी भाषा की जरूरत पड़ेगी। भैया बिना भाषा के हम केमिस्ट्री को कैसे समझ लेंगे? तो भैया यहाँ पर समझने के लिए क्या है, केमिस्ट्री की भाषा को समझने के लिए उसके चिन्ह, उसके सिंबल, सिंबल क्या है, सिंबल भैया मस्ट बी कंपलसरी। जब तक सिंबल नहीं होगा किसी भाषा का हम उसे पढ़ नहीं सकते, हम उसे लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के भैया क्या है, सिंबल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन सिंबलों को जब प्रयोग करते हैं हम अपने आप कह देते हैं कि भैया ये क्या है, एक रसायन की भाषा है। तो हम यहाँ पर किसी भी भाषा को हमें समझना है तो सबसे पहले उसके चिन्हों को भी हमें समझना पड़ेगा। बिना चिन्हों के, बिना सिंबल के हम कैसे पढ़ सकते हैं? कुछ नहीं पढ़ सकते। जब केमिस्ट्री में काम हो रहा था, रसायन विज्ञान में काम हो रहा था, डाल्टन काम कर रहे थे, सारी चीज पर बहुत अच्छा युग आने का, अब केमिस्ट्री की शुरुआत होने लगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। सबसे पहले हम बात करेंगे डाल्टन के प्रतीक चिन्ह की। भैया डाल्टन ने केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी, केमिस्ट्री में काम करने लगे, रसायन विज्ञान जब वो काम कर रहे हैं तो यहाँ से अब इस भाषा को, इस केमिस्ट्री को, इस रसायन को समझने के लिए इसकी कुछ न कुछ सिंबल तो होनी चाहिए। भाई बिना सिंबल के हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन की। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे, ये देखिए एनसीईआरटी का ही लाने था, जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का, ठीक, प्रतीकों का प्रयोग करके अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। अत्यंत विशिष्ट, अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या, अत्यंत विशिष्ट इन्होंने अपना क्या इसमें काम किया है। तो सबसे पहले जब मैं डाल्टन की बात करता हूं तो डाल्टन ने क्या किया, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, उन्होंने देखिए बहुत सारे तत्वों की खोज होने लगी, तत्वों को लोग समझने लगे, तो उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए उनके सिंबल होने चाहिए। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, तो डाल्टन ने यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता। तो उसने विभिन्न प्रकार के डाल्टन ने प्रतीक बनाए, सिंबल बनाए कि भाई केमिस्ट्री की भाषा, रसायन विज्ञान की भाषा पढ़ना है तो इस तत्व के लिए ऐसा सिंबल दे दो, उस तत्व के लिए ऐसा सिंबल दे दो, इसके लिए ऐसा सिंबल दे दो। तो यहाँ पर क्या किया, तो ये जो सिंबल थे, ये सिंबल थे, ये सिंबल थे,
तो इस सिंबल को क्या इंगित कर, अर्थात यह तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। अब उन्होंने मान लीजिए एक सिंबल बना दिया, ऐसे ऐसे गोल सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर ये लगा, उन्होंने कह दिया हाइड्रोजन का प्रतीक है, एक सिंबल है, चिन्ह है, ऐसा चिन्ह करेंगे तो भैया हाइड्रोजन का है। फॉस्फोरस के लिए उन्होंने ऐसे बना दिया, कॉपर के लिए उन्होंने ऐसे बना दिया, गोल्ड के लिए उन्होंने देखो ऐसे बना दिया चिन्ह करके, कार्बन के लिए ऐसा बना दिया, सल्फर के लिए ऐसा। इन चिन्हों को आप गौर से देखिए तो ये एक तरह की क्या भैया क्या है, ये एक तरह की कलाकारी दिख रही है, अर्थात ये एक तरह की इस प्रकार की डिजाइन दिख रही है, कला जैसी, गोले गोले बनाना, ये करना। वो पहली बात, इन गोले गोले जैसी संरचना इन्हें याद कौन करेगा। दूसरी बात, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय पे क्या है, कंप्यूटर तो थे नहीं भाई, प्रिंटर की थोड़ी बहुत मशीनें इस प्रकार की चलती थी, टेम्परेरी रूप में बनाकर, उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय पे ऐसी चीज़ों को छापना, किसी चीज़ पर यह करना, तो ये और मुश्किल वाला काम था। पहले तो इन डिजाइनों को ध्यान कौन रखेगा, दूसरी बात अब इसे कहाँ छापेगा। फिर काफ़ी दिनों बाद टाइपराइटर आए, तो टाइपराइटर में भी इन डिजाइनों को ऐसे करना बड़ा मुश्किल काम था। सारी समस्या थी कि भैया कैसे कैसे कहाँ का करोगे, इन्हें कहाँ याद करोगे, अर्थात इन्हों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए बर्जीलियस आए, तो बर्जीलियस भी इसके ऊपर काम किया, और तो बर्जीलियस के भी देखिए प्रतीक चिन्ह क्या थे। तो सबसे पहले जे बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर प्रतीक माना जाए। अधिकांश तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया। तो सबसे पहले बर्जीलियस ने जाके ये काम किया। बर्जीलियस ने कहा कि भाई ऐसा है, जिस तत्व को हमने खोजा है, हाइड्रोजन को खोजा है, तो आप ऐसा कर लें उस तत्व का पहला ही नाम ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एच ले लूँ, सल्फर है तो ले लूँ, इस प्रकार के नाम। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो तत्व है उस तत्व का एक अक्षर पहले वाला अक्षर लेते गए। लेकिन भैया इसमें तो आगे जाके समस्या आने लगी। कोई तत्व ऐसा जैसे हीलियम, अब हाइड्रोजन को तो मैं पहले ही एच दे चुका हूँ, अब हीलियम को भी मैं एच दूंगा, फिर और दिक्कतें आने लगी हैं। क्या तो यहाँ पर देखिए शुरू में उन्होंने इन सारे तत्वों को क्या किया, पहला अक्षर दिया उन्होंने। ठीक, हाइड्रोजन को एच दिया, कार्बन को सी दिया, फ्लोरीन को एफ दिया, नाइट्रोजन को एन दिया, फास्फोरस को पी दिया, सल्फर को एस दिया। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी आने लगे कि भैया एक ही नाम से मिल रहे हैं, भाई हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रारंभ में उसका राज देखते हैं, प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति सबसे पहले उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। उन्होंने ये भी प्रक्रिया देखी, भैया ऐसा करते हैं जो तत्व मुझे जहां से मिल रहा है, जिस स्थान से मिल रहा है, उसी के हिसाब से उसका नाम रख दूं। तो पहले ये भी कंडीशन थी। जैसे कि कॉपर, हम यहाँ पर देखिए कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। साइप्रस एक देखो जगह है, साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। तो उन्होंने कहा भैया साइप्रस से व्युत्पन्न हो रहा है, साइप्रस से मुझे मिला, वहीं से है, तो ऐसा करते हैं साइप्रस से इसका नाम बना देते हैं। उसके बाद देखिए कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। अब उसमें देखते हैं कुछ ऐसे तत्व थे कि भैया उनके नाम को इस रंग से ले लो। गोल्ड का देखा, गोल्ड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो जैसे कि गोल्ड की बात करते हैं, स्वर्ण, हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। तो गोल्ड का नाम उन्होंने उस जगह उस शब्द से लिया है जिसका अंग्रेजी के उस शब्द से लिया है जिसका अर्थ क्या है, पीला होता है। भैया माने कि इसका अर्थ होता है पीला निकल रहा है, तो पीला है, पीले के हिसाब से के नाम रख दो। तो इसमें देखिए कई भ्रांतियां चलती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अब उस संस्था के पास जाओगे तो उसका भी कोई ना कोई एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा जाता है। जितनी भी साइंस होती है, साइंस में बॉटनी पहुंचोगे तो बॉटनी का भी उसकी एक संस्था है, वो अलग से नाम को प्लांट के लिए देते हैं, जूलॉजी में अलग है, बैक्टीरिया के लिए अलग है, और बायोलॉजी के अलग है। तो सारी चीज़ क्या है, इसी प्रकार से हम केमिस्ट्री में क्या है हमारी IUPAC एक पद्धति, एक सिस्टम है जहाँ पर उनके प्रतीकों के नाम रखे जा रहे हैं, उनके सिंबल्स को। अब यहाँ पर क्या
ये स्वीकृति एक्सेप्टेड करेगी। अब देखते हैं, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। उन्होंने कहा कि जो तत्वों के प्रतीक हैं तो अंग्रेजी के एक नाम से या दो नामों से बनाओ। ठीक, पहले उनका एक नामों से या दो नामों से बने होते हैं। ठीक है, किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े में, मान लीजिए पहले शुरू में क्या किया, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के H ले लिया और भी ले ली। फिर समस्या ये आने लगी कि अब हाइड्रोजन मिला है, मुझे हीलियम मिला तो दिक्कत है। तो एक ही राशि के एक तरह के दो दो नाम मिले तो दिक्कत आने लगी। तो जब दो नाम मुझे मिल जाते तो उन्होंने एक क्राइटेरिया अपनाया कि उसका एक पहला अक्षर कैपिटल बड़ा ले लो और दूसरा ही उसके बिल्कुल जस्ट बाद वाला छोटा वाला उसे ले लो। जैसे कि हीलियम, अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो H के साथ में ले लो। फिर इसमें भी दिक्कतें आने लगी तो फिर उन्होंने एक और क्राइटेरिया निकाल दिया कि पहला अक्षर तो आप बड़ा ले लो और तीसरा उसके अलावा दूसरा मतलब अगला अक्षर छोड़ करके फिर कोई भी अन्य अक्षर आप स्मॉल में ले लो। कई क्राइटेरिया लगाए। तो पहले क्राइटेरिया देते हैं किसी प्रतीक के पहले अक्षर को, जैसे मान लीजिए पहले अक्षर को बड़े अक्षर में कैपिटल में तथा दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एल्युमिनियम है, ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखिए पहला अक्षर क्या है मेरा, कैपिटल। पहला अक्षर क्या है, कैपिटल। और दूसरा ही तुरंत एल्युमिनियम में कौन सा अक्षर है उसका, दूसरा है मेरे पास क्या, स्मॉल। तो हम ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये क्या है मेरा, जिस प्रकार से कोबाल्ट, कोबाल्ट मैंने C मेरे पास क्या है, कैपिटल में है। ये है मेरे पास कैपिटल और ये है मेरे पास स्मॉल। हम CO ऐसे नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये क्या कहलाता है, ऐसे। ठीक, इसी प्रकार से जैसे कि ब्रोमीन, ब्रोमीन है यहाँ पर B बड़ा ये छोटा, कैल्शियम C बड़ा है ये छोटा, हीलियम H बड़ा है ये छोटा, नियोन N बड़ा है ये छोटा, सिलिकॉन S बड़ा और I छोटा। तो यहाँ पर देखिए शब्द में यही कहा गया है कि पहला शब्द क्या है मेरा, बड़ा है, और उसके तुरंत दूसरा शब्द है क्या, स्मॉल लेटर्स, दोनों लेकर के उन्होंने प्रतीक बना दिए। अब कंडीशन जब तीन ही आने लगी, आगे आने लगी कंडीशन, यहाँ पर एक के साथ में तुरंत अगला वाला अक्षर उन्होंने लेकर के जो एलिमेंट थे, तत्व थे, उनके सिंबल बना दिए। समस्या फिर भी आने लगी तो फिर उन्होंने अगले अक्षर को लेना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने तुरंत वाला छोड़ दिया। जो तुरंत वाला था, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाए गए। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन ये स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर C है मेरे पास तो हमने यहाँ पर C ले लिया बड़ा, तो C ले लिया क्या, बड़ा, कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर H नहीं ली, सिस्टम बिगड़ जाएगा, अगला ले लो। अगला लेने के लिए उन्होंने ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे कर क्लोरीन के लिए ये प्रतीक दे दिया। ठीक, इसी प्रकार से जिंक, जिंक की बात कर रहे हैं, पहला ये ले लिया तो इसे छोड़ करके ये ले लिया, अर्थात ये बनेगा। उसी प्रकार से हम देखिए बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में जो देखिए M है, M ले लिया, फिर इसे छोड़ करके ये ले लिया, G ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट बाद वाला नहीं लिया, उससे अगला लिया। ठीक, उससे अगला ले लिया हमने, अगला ले सकते हैं कोई भी। तो इस प्रकार से हम अक्षरों को लेकर भी क्या बनाया, यही देखो सब कुछ लिखा हुआ है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, उसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व थे उनमें हमें और अड़चन आने लगी, हमें और दिक्कत आने लगी। तो फिर वही बात हुई कि उनको ऐसा करते हैं, उन्हें लैटिन भाषा में ले लेते हैं। तो देखिए अंग्रेजी जैसे लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। जैसे कि लोह, आयरन, आयरन का प्रतीक हमारा Fe है। आयरन का प्रतीक क्या है, आयरन को देखो ऐसे लिखा जाएगा आयरन, लेकिन प्रतीक यहाँ से कुछ नहीं लिया, F लिया, जो कि उसके लैटिन नाम से फेरम से व्युत्पन्न किया, इसे फेरम से लिया लैटिन से। आइए देखिए थोड़ा और समझ लेते हैं अच्छी तरह से, इस वाले पॉइंटों को समझते हैं। देखिए ये है, कुछ तत्व ऐसे थे जिसे क्या किया, कुछ तत्वों को बनाने के लिए मैंने उन्हें लैटिन भाषा का प्रयोग किया। भैया ये है तत्व का अंग्रेजी नाम, ये है तत्व का अंग्रेजी नाम, ये है लैटिन नाम और ये है उसके प्रतीक या संकेत। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि सोडियम, ये है मेरा अंग्रेजी नाम और लैटिन भाषा में इसे बोलते हैं नेट्रियम। ठीक, ये लिखा है नेट्रियम।
अब नेट्रियम के देखिए ये अच्छा ले लिया मैंने, तो सोडियम के लिए मेरे Na होगा सिंबल। ठीक इसी प्रकार से कॉपर, कॉपर को देखते हैं लैटिन भाषा में इसे हम कहते हैं क्यूप्रम, तो मैंने देखिए ये वाले ले लिए, कॉपर के लिए मेरा सिंबल बन गया Cu, तो कॉपर के लिए क्या बन गया सिंबल आयरन। ठीक आयरन को देखो लैटिन भाषा में कहते हैं फेरम, तो भैया मैंने Fe ले लिया, ये देखिए Fe आ गया। पोटेशियम, ठीक पोटेशियम को लैटिन भाषा में कहते हैं, लैटिन भाषा में कहते हैं कैलियम, तो भैया मैंने के ले लिया। सिल्वर, सिल्वर को लैटिन भाषा में कहते हैं आर्जेंटम, भैया मैंने यहां से इसको छोड़ करके ये ले लिया, अगली प्रक्रिया बना ली Ag। गोल्ड सोना, इसे हम लैटिन भाषा में कहते हैं आरम, अर्थात मैंने Au ले लिया। मरकरी जिसे मैं पारा बोलता हूं, जिसे लैटिन भाषा में कहते हैं हाइड्र एरगाइरम, हाइड्र एरगाइरम, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया H और G, ये देखो कोई अन्य अच्छा ले लिया, यहां पर मैंने इसको लिया आएगा। ठीक तो हमारे ऐसे करके, तो ये मैंने सिंबल, कुछ सिंबल भी IUPAC ने इस प्रकार से सिस्टम से बनाए हैं कि उन्हें लैटिन भाषा से लिया, किसी को एक ही अक्षर से बनाया, किसी को पहले अक्षर के बाद में जो दूसरा अक्षर था उससे बना दे, कुछ पहले अक्षर को तो उन्होंने बड़ा ले लिया, फिर अन्य किसी अक्षर को उन्होंने स्मॉल में लेकर के उन्होंने इस प्रकार से जो तत्व थे उनके सिंबल बनाए, तो ये सिंबल हमारे बनने लगे। तो इस प्रकार से देखिए सिंबल बनने लगे। तो ये कुछ देखिए सिंबलों के नाम दे रखते हैं हमारी बुक्स में, एल्युमिनियम का ये है, ठीक आर्गन का ये है, बेरियम का ये है, बोरोन का ये है, ब्रोमीन का ये है, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर के लिए, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए पोटेशियम के K, सिलिकॉन के C, चांदी के लिए अर्जेंटियम, हाइड्रोजन H, आयोडीन के लिए I, आयरन के लिए वही फेरम से लिया गया है। ठीक है, सीसा का वही लेड है। तो इस प्रकार के देखिए कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को हमारी NCERT की बुक्स में दे रखा है जिसे हमें समझना है। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। जो डाल्टन की जो थ्योरी थी, तो डाल्टन की जो परमाणु की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी की सबसे विशिष्ट बात ये थी कि उसके परमाणु द्रव्यमान की, कि उसके मास की। तो डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक तत्व का एक अवलाक्षणिक, ठीक प्रत्येक तत्व का एक अवलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर? परमाणु द्रव्यमान। कोई भी परमाणु है, तो उनने कही थी डाल्टन ने ये बात कि कोई भी एनीबडी कोई भी परमाणु है, उसकी विशिष्ट बात यह है कि भैया उसका मास होता है, ये उसका फीचर है, उसका मास अवश्य होगा, अर्थात उसका द्रव्यमान अवश्य होगा। यही उनका मेन क्या था? फीचर। तो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट को भली बात समझाने में समर्थ था। माने कि अगर इसका मास होता है तो स्थिर अनुपात के नियम को भली बात हम समझ सकते हैं। सारे वैज्ञानिकों को इससे प्रेरणा मिली और सारे वैज्ञानिक क्या थे, अब इस बात को समझ गए और वो इसीलिए इसके मास को, द्रव्यमान को नापने के लिए वो सभी प्रेरित हो गए। तो वैज्ञानिक उनके इस नियम को उन्होंने समझा कि ये वाला जो नियम है ना, स्थिर अनुपात का नियम, और उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक जो एटम होता है उसका अपना द्रव्यमान होता है। तो इसी को लेकर के और भी जो वैज्ञानिक जो प्रयोग वो परमाणु द्रव्यमान को मापने में अग्रसर हो। अब वो सभी जो थे और वैज्ञानिक वो इसी काम को करने लगे। भाई अगर परमाणु है तो उसके द्रव्यमान को देखो, उसके द्रव्यमान को समझो, कितना द्रव्यमान है, कितना मास है, कैसे क्या। तो अब तो सारे वैज्ञानिक इसमें लग गए, तो छानबीन में लग गए, समझने में लग गए। तो देखिए हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड के उदाहरण से समझते हैं। तो उन्होंने देखिए एक चीज़ को हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड को कंप्लीट बनाना है, तो इसमें 3 ग्राम मुझे कार्बन चाहिए और 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ग्राम अर्थात
हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 यानी कि 1.33 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ अगर वो मिल जाएगी तो भैया मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो यहाँ पर हम उसके रेशियो में समझते हैं कि 1.33 यानी कि जो 33 वाला जो पॉइंट है, अगर इतने रेशियो मुझे मिल जाएगी ऑक्सीजन और कार्बन के साथ मिल जाएगी तो भैया वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो अर्थात माना हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मान लीजिए कि हमने ये समझ लिया कि कोई भी परमाणु है तो उस परमाणु की द्रव्यमान की जो एक यूनिट होती है, इकाई को हमने केवल एक कार्बन परमाणु के बराबर मान सकते हैं। हमने उसे केवल एक कार्बन परमाणु के बराबर माना। अगर हम एक कार्बन परमाणु के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु मेरा 1 यूनिट होगा। हमने एक सबसे कम से कम एक माना तो हमें ये कह सकते हैं कि जो मेरा कार्बन का परमाणु है वो 1 यूनिट का है, ठीक। और ऑक्सीजन परमाणु 1.33 यूनिट का है, ये इससे अधिक है। जब ये और ये रेशियो मिल जाएगा तो मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो मेरी क्या बन जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ पर इस चीज़ से समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए आखिरकार इकाई है क्या। सबसे पहले देखिए हमने इकाई, हमने जैसे यूनिट माना तो हम इकाई को क्या मानेंगे। देखिए हम बाजार से सब्जी लेने गए और वहाँ से हमने 5 किलो आलू खरीदे। मान लीजिए हम किसी बाजार में गए और बाजार में जाने के बाद मैंने 5 किलो आलू खरीदे, मैंने भैया 5 किलो आलू दे दिए। इस आदमी से मैंने 5 किलो आलू लिए। अब इसने क्या किया, आलू कैसे दिए भाई? बाट रखे थे तराजू में, ये है तराजू और ये बाट रखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर बाट रखा तो बाट रख करके 5 किलो के और मुझे आलू तौल दिए। तो भैया मेरे पास आलू कितने आ गए? 5 किलो। 5 किलो आ गए तो मेरे पास आलू का वजन कितना था? 5 किलो, ठीक। 5 किलोग्राम, या हम इसे 5000 ग्राम भी कह सकते हैं। या तो मैं इसे 5 किलोग्राम कहूँगा या मैं इसे 5000 ग्राम में कहूँगा। तो यहाँ पर जो ग्राम है वो क्या है? वजन की सबसे छोटी इकाई है। अब जब वजन को नापने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? ग्राम का। तो मैं अगर ग्राम की बात करता हूँ तो ग्राम क्या है? मेरे इस वजन की सबसे छोटी इकाई है। मैं अपना ये वाला वजन आलू वालू गाजर मूली जो भी कुछ तौल रहा हूँ तराजू बाट रख करके, तो भैया उसे मैं ग्राम में तौल रहा हूँ। ज़्यादा है तो मैं से 1 किलो 2 किलो 3 किलो शॉर्ट में रख सकता हूँ, और छोटा है तो मैं से ग्राम में कर सकता हूँ। जैसे 1 किलो से कम है तो 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। अब 100 ग्राम से कम है तो 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम। तो हम यहाँ पर जितने भी वजन को तौल रहे हैं इस प्रकार के, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं वजन खूब अच्छा है, भारी है, तो इस वजन की छोटी इकाई क्या है मेरी? इसकी वजन की सबसे छोटी इकाई क्या है मेरी? ग्राम। ग्राम क्या है? इकाई। ग्राम या ज़्यादा है तो किलोग्राम। तो इस प्रकार से अगर मैं कोई वजन तोल रहा हूँ तो मैं उसे इसी प्रकार से, अब परमाणु तो इतना छोटा भैया, वो इतने बाट से या सोनार के पास जाओगे तो सोनार सोने को तौले के हिसाब से देता है, या मैं कोई जेमस्टोन लूँगा, मोती पन्ना पोखरा लूँगा तो भैया वो मुझे रत्ती में मिलता है। तो हर चीज़ की अलग अलग क्वालिटी है। मोती पन्ना को वो रत्ती के हिसाब से देते हैं और सोनार सोने को तौले के हिसाब से देते हैं। आलू बैंगन भुजिया टमाटर को भैया मैं किलो के हिसाब से लेता हूँ, यहाँ भी ग्राम के हिसाब से लेता हूँ, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम। अब भैया परमाणु तो इतना छोटा है जिसे हम आँख से ही नहीं दे सकते, तो उसे तौलने के लिए मुझे बाट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं उसे रत्ती में दूंगा। तो भैया उसके लिए मुझे यूनिट बनाई, एक यूनिट बनाइए, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसी प्रकार परमाणु के वेट के लिए एक इकाई बनाई जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एमओ। परंतु आजकल आईयूपीसी ने इसे चेंज कर दिया है और इसे यूनिफाइड, केवल एक यूनिट ही कहा गया, यानी कि यूनिफाइड कह दिया उसे। तो यू द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसे पहले हम एटॉमिक मास यूनिट करते थे, लेकिन आईयूपीसी ने क्या किया, इसे चेंज करके एक यूनिफाइड कहा और उसका सिंबल उन्होंने यू दे दिया। तो उन्होंने उसका सिंबल क्या दे दिया? यू। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को पूर्णांक
यानी कि होल नंबर या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। मैंने कहा कि अगर भैया ये चीज़ है तो हमें द्रव्यमान की, अगर हम कोई भी उसके एटॉमिक मास यूनिट, उसकी जो भी कोई वेट को लेंगे, उसके द्रव्यमान को अगर हम देखेंगे तो भैया मुझे उसका द्रव्यमान होल नंबर में मिलना चाहिए, या फिर मुझे डेसिमल मिलना तो ऐसा मिलना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये है तो इसे मैं आराम से 3 कह सकता हूँ, इसे मैं आराम से 3 कह सकता हूँ, इसे मैं आराम से 2 कह सकता हूँ, इसे मैं आराम से 4, उसके बराबर मिल रहा है तो मैं उसे बराबर मान सकता हूँ। तो जैसे कि हम बात करते हैं तो पूर्णांक संख्या, मुझे देखो वेट इसमें मिलना चाहिए, पूर्ण संख्या में 1 2 6 7 12 14 23 21 25 34 44, मुझे इस यूनिट में मिलना चाहिए वेट। इस यूनिट में अगर मुझे मिल रहा है तो इसके बराबर मिल रहा है मुझे, तो मान लीजिए 3.94 अगर मुझे मिल रहा है तो मैं इसे 4 कह सकता हूं, इतना चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही गैप है तो फिर हमारे लिए दिक्कतें आती हैं। तो जो भी कोई शोधरत रिसर्चमैन थे, उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति ने नेचुरल रूप से, तो उन्होंने जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने कहा कि भैया हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, इस ऑक्सीजन से कर लेते हैं। तो उन्होंने ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो उन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान को 1/16, यानी कि ऑक्सीजन का है परमाणु हमारे पास, उसे 1/16 भाग, ऑक्सीजन के 16वें भाग को हम नापना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन लिया, 16वें भाग को इकाई के रूप में मारे। अब इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भैया 16 का भाग कर दूं, मेरे पास ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, अब इस ऑक्सीजन के मैं 16 टुकड़े कर देता हूं, तो जो मुझे एक टुकड़ा मिल रहा है, जो मुझे एक टुकड़ा मिल रहा है, उस टुकड़े को मैं 1 यूनिट मानूंगा और वहीं से मैं इसके वेट को लेना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, ऑक्सीजन को लेने के 2 प्रमुख कारण निम्न थे। कौन कौन से कारण थे? एक तो ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, माने ऑक्सीजन तो हर जगह विद्यमान है, जो किसी न किसी ज़्यादातर तत्वों के साथ अभिक्रिया करके क्या है, ये कंपाउंड बना लेता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक प्राप्त। उन्होंने कहा कि इससे अगर हम वेट को करेंगे, इसके 16वें भाग को हम 1 यूनिट मानेंगे, ठीक, इसके 16वें भाग को हम 1 यूनिट मानेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इससे मुझे अक्सर होल नंबर पूर्णांक संख्या मिलेगी, अर्थात मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे ज़्यादातर पूर्णांक संख्या मिलेंगी, मुझे डेसिमल में संख्या क्या है नहीं मिलेंगी। उन्होंने ये कहा, पहली बात तो उन्होंने ये रखी कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो कंपाउंड बनाता है। दूसरी बात, अगर हम इसको लेंगे तो इसके 16 में इससे को अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो भैया इससे मुझे जो संख्या मिलेंगी, द्रव्यमान संख्या मिलेंगी, वो मुझे पूर्णांक में मिलती जाएंगी, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट 6 ऐसे करके। डेसिमल के लिए नहीं कहा उन्होंने। परंतु क्या हुआ, परंतु आगे चलकर ऑक्सीजन को हटा दिया गया और 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए अब नई चीज को उन्होंने स्वीकृति दी, ठीक। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 लिया। कार्बन के भी देखिए कई आइसोटॉप्स मिलते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या लिया, कार्बन 12 को लिया। तो देखिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के, यानी कि कार्बन 12 एक है मेरे पास, ये है कार्बन, इस कार्बन के 12 टुकड़े कर दो, ठीक। कार्बन कितने टुकड़े कर दो, 12 तो एक जो टुकड़ा होगा उसे हम 1 यूनिट मानेंगे, उसे हम क्या मानेंगे, 1 यूनिट। तो इन्होंने किया 12 में भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं, तो उन्होंने कार्बन 12 लिया। कार्बन 12 के आप 12वां भाग, उसके 12 टुकड़े को जो भाग है उसे उन्होंने अपने क्राइटेरिया में रखा कि इससे क्या करेंगे, अब जो परमाणु का द्रव्यमान है नापना है भैया, हम इसी क्राइटेरिया से मानेंगे, अर्थात ऑक्सीजन के 16वें भाग को नहीं मानेंगे, हम कार्बन के 12वां भाग है उससे अब हम करेंगे। भैया कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ देखिए भैया 12वां भाग, एक आदमी है
और वो तरबूज बेच रहा है। अब भैया तरबूज कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा भी, विभिन्न प्रकार के तरबूज हैं। उसके पास क्या है, कोई बाट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन वह क्या है, अपने दिमाग लगा करके उस तरबूजों को बेचना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे तो तरबूज हैं, कोई देखो छोटा है, कोई कैसा भी है, ये देखो और छोटा, ये और छोटा है, ये कुछ बड़ा है, ये। तो उसने क्या किया, इन सारे तरबूजों में एक तरबूज को उसने चुन लिया। यहाँ पर एक तरबूज को लिया, ये है एक तरबूज, एक तरबूज को लिया। अब इस तरबूज के उसने क्या कर दिए, 12 टुकड़े। इस तरबूज कर दिए 12 टुकड़े। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए। अब 12 टुकड़े की जगह ये मान के चलो उसने अपने 12 वाट बना लिए। या तो आप इसे 1-1 किलो के 12 वाट समझ लो, 1-1 किलो के 12 वाट समझ लो। अगर 1-1 किलो के 12 वाट है तो 1 वाट और 2 वाट और 3 वाट, तो 3 किलो वाट है वो। तो 3 कहीं पर उसने रख लिया एक तराजू में, और 3 टुकड़े रख करके एक तरबूज रख लिया। तो उसने देखा कि भाई मेरे 3 टुकड़ों में एक तरबूज हो रहा है, तो माने कि भैया जे मेरा तरबूज 3 किलो का है। भाई 3 टुकड़े तो मैंने लगा लिया अंदाज, तो माने 22 साल का पैसा ले ले। भाई एक टुकड़ा के मैं 2 रुपये मान के चलता हूँ, तो मेरे 3 टुकड़े के बराबर आ गया, भैया 6 रुपये दे दी मुझे। ठीक इसी प्रकार से परमाणु को नापने के लिए क्या किया, हमने जो कार्बन थी, कार्बन के 12 टुकड़े कर लिए। तो जैसे ऐसे करके ये देखो 12 टुकड़े हुए, तो प्रत्येक टुकड़े को हमने कितना 1 यूनिट माना। जहाँ पर हम तरबूज को दे रहे हैं तो एक टुकड़े को मैं 1 किलो मान रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े को मैंने 1 यूनिट मारा। और तरबूज बेच रहा हूँ तो मैं इसे 1 किलो मान रहा हूँ। देखिए अब मैं तरबूज बेच रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने एक तरबूज का टुकड़ा लिया, छोटे से टुकड़े को मैंने तोला, तो ये बराबर बने। भैया मैंने कहा ये तो मेरा 1 किलो का मेरा टुकड़ा है, इसके हिसाब से मेरे जाके 2 रुपये। भाई जितना इसमें वजन है उतना ही वजन इसमें। मैंने 3 टुकड़े लिए, 3 टुकड़े भैया तरबूज चढ़ गया, तो भैया मैंने जाके क्या, मैंने जाके 6 रुपये लिए। भाई 3 टुकड़ा चढ़ गया तो 3 किलो का। ठीक इसी प्रकार से देखिए हम कंसेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं कि मेरे पास ये है कार्बन 12, ये है मेरे पास कार्बन 12, और मैंने इस कार्बन के 12 पीस कर लिए। अब कार्बन के भैया कितने पीस करूंगा मैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 पीस कर लिए। प्रत्येक पीस को मैंने 1 यूनिट दिया। मैंने इसका वेट 1 यूनिट मारा, इसका भी वेट 1 यूनिट मारा, इसका वेट 1। मैंने भैया करके दिमाग लगा लिया, मेरे 12 यूनिट हो गए। अब देखिए अर्थात एक पीस का द्रव्यमान उसने 1 यूनिट मारा, मैंने इसका मास। अब मैं किसी एटम्स को इसकी तुलना करूंगा तो मैं इससे तुलना कर सकता हूं। भैया मेरे पास कोई तराजू तो नहीं, मैं इसी से अंदाज लगा रहा हूं। अगर इसके वेट के बराबर में मुझे कोई एलिमेंट मिल रहा है तो मैं उसे कहूंगा 1 यूनिट, जैसे कि हाइड्रोजन। देखिए अब इसी प्रकार से मैं इस टुकड़े के बराबर किसी एलिमेंट को रख देता हूं यहां पर। अब इसका मास द्रव्यमान और इस एलिमेंट के द्रव्यमान के बराबर है, तो मैं उसे कहूंगा 1 यूनिट। मान लीजिए कि मैंने एक टुकड़ा लिया और इस एक टुकड़े को लगाकर दूसरा टुकड़ा मैंने किसका दिया, हाइड्रोजन का। मैंने हाइड्रोजन का। अब भैया हाइड्रोजन का वेट और इस टुकड़े के वेट के बराबर बैठ रहा है, तो भैया मैं अपने कहूंगा कि हाइड्रोजन क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट अथवा 1 यूनिट। इस प्रकार से हम ये चीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये चीज एनसीईआरटी ने हमें समझाई, जिस प्रकार से हमने तुम्हें समझाई। तो इस प्रकार से ही उन्होंने कार्बन 12 को लिया, कार्बन 12 के उन्होंने 12 हिस्से किए, प्रत्येक हिस्से को उन्होंने अलग अलग जो पृथक हिस्सा था प्रत्येक हिस्से को बराबर टुकड़ा में किया, बराबर टुकड़े करे, हर टुकड़े को उन्होंने 1 यूनिट कहा। अब ये 2 टुकड़े या 3 टुकड़े पे जो भी मेरे कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट का मास आ जाएगा, तो मैं अपने आप समझूंगा कि उसे हम 3 यूनिट कहेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास टुकड़े यानी कि 4 यूनिट, और कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका भी मास इसके बराबर बैठ रहा है, तो मैं उसे कहूँगा उसका द्रव्यमान जो मास है वो कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, 4 यूनिट। तो मैं ऐसे करके टुकड़ों को तोलता जाऊँगा। जैसे जैसे मैं टुकड़ों को तोलता
इसी प्रकार से करता हूँ। अब देखिए आगे, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में आते हैं, ये तो बोलेगा परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। अगर कोई परमाणु है, ये है देखिए परमाणु, ये है परमाणु, वो स्वतंत्र रूप में नहीं इधर से उधर क्या मूवमेंट कर रहा है, ठीक। तो ये का परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता है। परमाणु, ठीक, परमाणु अणु या आयन बनाते, जब ये परमाणु कुछ मिलेंगे तो मेरा अणु बन जाएगा। एक या दो मिलेंगे परमाणु तो मेरा अणु बन जाएगा, ठीक। अणु या आयन बनाते हैं। ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर के, यानी कि एग्रीगेट होकर के, ठीक, एग्रीगेटेड होकर के, पुंजित होकर के द्रव्य मैटर बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो देखिए ये है परमाणु, जब परमाणु मिलेंगे तो अणु बनाएंगे, जब ये अणु बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे तो मेरा पदार्थ बन जाएगा, वो पदार्थ जिसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। मान लीजिए ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। ये है हाइड्रोजन के दो परमाणु, एक दो, हाइड्रोजन के हैं दो परमाणु और ऑक्सीजन का है एक परमाणु, ये है ऑक्सीजन। अब मुझे ऑक्सीजन का तो एक परमाणु मिला है और हाइड्रोजन के दो परमाणु मिले थे, दो परमाणु ये हैं और ये ऑक्सीजन, तो ये मिलेंगे आपस में, तो मिलकर के इसने क्या पानी का एक अणु बना लिया, ठीक। इन्होंने क्या बना लिया, पानी का एक अणु, अर्थात H2। तो H2 क्या है, पानी का एक अणु है। अब ये बहुत सारे H2 मिलेंगे, देखिए ये है, ये है, ये है, ये है। जब ये बहुत सारे मिल जाएंगे, करोड़ों, जब ये मिल जाएंगे अणु, तब क्या वो पानी बन जाएगा। अर्थात अब पानी को मैं देख सकता हूँ, अब पानी को मैं छू सकता हूँ, अब पानी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम यही बात कह रहे हैं जो NCERT ने कहा है कि ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर के द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा अणु आपस में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा अणु मिलकर के क्या भैया मेरे पदार्थ बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मेरा पदार्थ बनाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को समझ सके जो NCERT ने बताया है, और उस चीज़ को बताया, उस चीज़ को हमने देखिए यहाँ पर क्या एक्सप्लेन इसे कर दिया, जैसा NCERT में था उसी प्रकार से हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा समय हो चुका है, आज की क्लास का हम यहाँ पर समापन करते हैं। तो आज की क्लास का हम यहाँ पर समापन करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।